क्या आपने कभी सोचा है कि भूतिया कहानियां हमें इतना आकर्षित क्यों करती हैं? आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम यही डिकोड करने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे भूतों के किस्से सिर्फ डराने का टूल नहीं है, बल्कि ये ऐतिहासिक और व्यक्तिगत आघातों को प्रोसेस करने का एक बहुत ही गहरा सांस्कृतिक माध्यम है। पॉप कल्चर से लेकर भारी भरकम साहित्य तक आज हम खौफ की असली शारीरिक रचना को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, भूत आखिर हमें क्यों डराते हैं? अक्सर हमें लगता है कि हॉरर का मतलब बस अचानक से पर्दे पर कुछ आ जाना या जंप स्केयर्स हैं। लेकिन सच कहूं तो कहानी इसके कहीं आगे जाती है। भूत सिर्फ अंधेरे में छिपी कोई डरावनी चीज नहीं है। ज्यादातर मामलों में वे हमारे अपने ही अनसुलझे अतीत, हमारी दबी हुई यादों का एक आईना होते हैं। आज हम इस पूरे विषय को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, अधूरे काम वाले भूत। दूसरा, औपनिवेशिक अतीत के प्रेत। तीसरा, आघात, विभाजन और स्मृति। चौथा, समाज की खामोश आवाजें। और आखिर में, आधुनिक काल के भूत और शहरी किंवदंतियां। ये पॉप कल्चर से लेके गहरे इतिहास तक का हमारा एक पूरा रोडमैप होने वाला है। भाग 1, अधूरे काम वाले भूत, पॉप कल्चर और मृत्यु के बाद का जीवन। चलिए इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। अगर आपने मशहूर के ड्रामा होटल डेल लूना देखा है तो आप इन ट्रॉप्स को तुरंत पहचान लेंगे। इसमें बहुत ही दिलचस्प तरीके से दिखाया गया है कि कैसे अधूरे काम आत्माओं को बांधे रहते हैं। जैसे द अटोनर, जहां मुख्य किरदार अपने पिछले पापों की कीमत चुका रही है, या फिर आफ्टर लाइफ इंटू चेम्बर, जो असल में परेशान आत्माओं के लिए एक वेटिंग रूम या होटल है। और हाँ, ड्रिवन टू मैडनेस और एसहोल विक्टिम जैसे ट्रोप्स, जहां आत्माएं अपने साथ बुरा करने वालों को तब तक डराती हैं जब तक उन्हें अलौकिक न्याय नहीं मिल जाता। ये सब हमें दिखाता है कि कैसे क्लोजर यानी न्याय की चाहत मौत के बाद भी खत्म नहीं होती। इसी सीरीज में एक बहुत ही अहम कंसेप्ट है, सामदो नदी का। ये मृत्यु के बाद की 49 दिन की एक यात्रा है, जहां मृत लोग पुनर्जन्म से पहले अपनी सारी पुरानी यादें भूल जाते हैं। जरा सोचिए, ये उन आत्माओं के लिए कितना नाजुक और डरावना समय है, जो अपने अधूरे काम से हताश होकर चिपकी हुई हैं। क्योंकि एक बार अगर उन्होंने ये नदी पार कर ली तो सब कुछ हमेशा के लिए मिट जाएगा। उनका वजूद, उनका न्याय, सब कुछ। भाग 2, औपनिवेशिक अतीत के प्रेत, खंडहर, साम्राज्य और स्मृति। अब पॉप कल्चर से थोड़ा एकेडमिक शोध की तरफ आते हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि भारतीय साहित्य में प्रेतों को सिर्फ एक हॉरर एलिमेंट की तरह नहीं, बल्कि एक पूरे राष्ट्र के सामूहिक आघात और ऐतिहासिक अन्याय के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। साहित्य में भूत असल में एक मेमोरी डिवाइस या स्मृति सहायक का काम करते हैं। वे उस इतिहास को वापस खींच लाते हैं जिसे शायद सिस्टम या समाज ने भुलाने की कोशिश की हो। इसे समझने के लिए हम 2 बहुत ही अलग लेखकों के काम को देख सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी द हंग्री स्टोन्स में एक खंडहर हो चुके महल में मुगल वैभव और औपनिवेशिक विनाश की यादें एक प्रेत की तरह मंडराती हैं। दूसरी तरफ अगर हम रस्किन बॉन्ड की कहानियों को देखें तो वहां धुंधले हिल स्टेशनों के बीच एंग्लो इंडियन लोगों की बेघर होने की भावना और सांस्कृतिक विस्थापन नजर आता है। दोनों ही लेखक भूतों का इस्तेमाल डराने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो उस औपनिवेशिक अतीत के मनोवैज्ञानिक हैंगओवर को दिखा रहे हैं जो आज भी कहीं न कहीं मौजूद है। भाग 3, आघात, विभाजन और स्मृति, 1947 की परछाइयां। आइए देखते हैं कि कैसे ऐतिहासिक आघात का ये दर्द समय के साथ साहित्य में विकसित हुआ है। 1890 के दशक में टैगोर के यहाँ औपनिवेशिक स्मृति और मुगल खंडहरों की बात होती है। फिर हम आते हैं 1947 पर। सादत हासन मंटो और भीष्म साहनी के साहित्य में विभाजन की बीभत्स हिंसा ने इंसानों को इस कदर तोड़ दिया कि वे सचमुच जीवित प्रेत बन गए। और फिर 1984 का दौर, जहां अमिताभ घोष के लेखन में सिख विरोधी दंगों और राज्य की हिंसा का खौफनाक दर्द दर्ज है। जैसे जैसे इतिहास के पन्ने पलटते हैं, दर्द और इन प्रेतों का स्वरूप भी बदलता जाता है। अमिताभ घोष की द घोस्ट्स ऑफ मिसेस गांधी का ये वाक्य इस बात को बहुत गहराई से समझाता है। ऐसा लगा मानो हमारे ऊपर से कुछ गुजर गया हो, जैसे कोई परछाई या भूत। यह हमें बताता है कि जब समाज में हिंसा होती है तो जो लोग मूक दर्शक बनकर सिर्फ देखते रहते हैं, उनकी वो खामोशी भी एक स्थायी नैतिक भूत पैदा कर देती है। वो खामोशी जीवन भर उनका पीछा नहीं छोड़ती। भाग 4, समाज की खामोश आवाजें, सबाल्टर्न प्रेत और प्रतिरोध। और ये हिस्सा बहुत ही शानदार ढंग से स्पष्ट करता है कि समाज के अलग अलग हाशिए के वर्ग कैसे अलग अलग अलौकिक रूपकों के जरिए अपनी बात कहते हैं।
दलित आख्यानों में भूत अक्सर उस जातिगत दर्द को दर्शाते हैं जिसे समाज ने कभी नहीं स्वीकारा। वहीं महिला प्रेत स्पष्ट रूप से पितृसत्तात्मक हिंसा का प्रतीक बनकर सामने आती हैं और उत्तर औपनिवेशिक अवशेष उस व्यू उपनिवेशीकरण या डीकॉलोनाइजेशन को दिखाते हैं जो अब तक अधूरा है। यानी ये भूत समाज की उसी खामोशी की उपज हैं। उदाहरण के लिए चुड़ैल की लोक कथाओं को ही लीजिए। आधुनिक साहित्य ने इसे सिर्फ एक डरावने राक्षस के रूप में नहीं रखा, बल्कि इसे नारीवादी विरोध और क्रोध के एक बेहद शक्तिशाली प्रतीक में बदल दिया है। इस्मत चुगताई की लिहाफ जैसी कहानियां और चुड़ैल की लोक कथाएं असल में महिला शरीर पर पितृसत्तात्मक नियंत्रण की कड़ी आलोचना है। यहाँ चुड़ैल सिर्फ एक भूत नहीं है, बल्कि वो चीख है जिसे समाज सुनने से इनकार कर देता है। बामा की आत्मकथा करुक्कू का ये दर्दनाक उद्धरण देखिए। मुझे लगा कि मैं अदृश्य हूं, जैसे मुझे मौजूद रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। दलित लेखन में अदृश्यता की ये भावना एक रूपक भूत के रूप में काम करती है। ये कितनी अजीब और दुखद बात है कि यहाँ किसी मृत इंसान की आत्मा की बात नहीं हो रही है, बल्कि जीवित लोगों को समाज इस तरह से हाशिए पर धकेल देता है, मानो वे सच में अदृश्य भूत हों। भाग 5 आधुनिक काल के भूत और शहरी किंवदंतियां, क्रीपीपास्ता और कमरा नंबर 13। अब इस पूरी चर्चा को आज के डिजिटल युग में लाते हैं, क्योंकि ये अनसुलझे मुद्दे कहीं गायब नहीं हुए हैं, बस इनका रूप बदल गया है। अगर हम एकेडमिक ग्रंथों की पुरानी रूरल सेटिंग्स और आज की यूट्यूब अर्बन लेजेंड्स की तुलना करें तो एक बहुत दिलचस्प कंट्रास्ट दिखता है। एक तरफ वो पारंपरिक लोक कथाओं वाली चुड़ैल है जो जंगलों में पितृसत्तात्मक हिंसा के लिए न्याय मांग रही है, और दूसरी तरफ दिल्ली के किसी भीड़भाड़ वाले पीजी का रहस्यमयी कमरा नंबर 13 है, जहां का भूत बस ये चाहता है कि कोई उसे परेशान न करे, उसे अकेला छोड़ दे। कमरा नंबर 13 की ये कहानी आज के डिजिटल दौर का अपना एक अलग मिथक है। कुणाल नाम का एक छात्र सारी चेतावनियों को नज़रअंदाज करके कमरा नंबर 13 में चला जाता है। वहां उसे एक टूटा हुआ शीशा मिलता है जिसमें उसका अपना प्रतिबिंब हाथ उठाए हुए दिखता है, जबकि असल में कुणाल ऐसा नहीं कर रहा होता। फिर अचानक कुणाल पूरी तरह गायब हो जाता है। पीछे छूट जाता है तो बस उसका फोन। और सबसे खौफनाक बात, जब पीजी का मालिक उस शीशे में देखता है तो उसे सिर्फ कुणाल का फंसा हुआ प्रतिबिंब नजर आता है। ये कहानी हमें बहुत ही आधुनिक तरीके से दिखाती है कि जब हम चेतावनियों और सीमाओं को लांघते हैं तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम बिंदु यही है कि चाहे वो के ड्रामा के अलग अलग ट्रोप्स हों, भारी भरकम ऐतिहासिक और अकेडमिक साहित्य हो, या फिर इंटरनेट पर वायरल होने वाले यूट्यूब के अर्बन लेजेंड्स, भूत हर जगह समाज के अधूरे काम और अनसुलझे मुद्दों को सामने लाने के बहुत ही गहरे माध्यम हैं। ये डरावनी कहानियां असल में हमारे सामूहिक आघात, हमारे कलेक्टिव ट्रॉमा से जुड़ी हैं। भूत सिर्फ डर नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी अंतरात्मा के वो हिस्से हैं जिन्हें हमने अभी तक सुलझाया नहीं है। अब जाते जाते एक सवाल जिस पर हमें सोचना चाहिए, आज का हमारा आधुनिक समाज किन भूतों को अनदेखा कर रहा है? आज हमारे आसपास ऐसी कौन सी अदृश्य संरचनाएं और खामोश आवाजें हैं जिन्हें हम देखने से बच रहे हैं? इस सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।